अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हम किसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड स्टेट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेपर प्रेशर को। ठीक है, देखा था हमने वेपर प्रेशर को। आज हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को। अब बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को देखते हैं कि हमने वेपर प्रेशर के अंदर देखा था कि जब हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, हमने क्या लिया था? एक कंटेनर लिया था। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर लिया था। ठीक है, अब वाटर के मालिक्यूल जहाँ पे मौजूद हैं और उनके दरमियान जो स्पेस थी, ठीक है, स्पेस वो यानी कि कम होती है, बहुत कम होती है। अब स्पेस कम है तो जाहिर सी बात है उसके मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज होंगी वो स्ट्रांग होंगी। ठीक है, इंटर मालिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी। ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या किया था कि हमने उसको नीचे से जब हीट किया था, ठीक है ना, हमने उसे हीट किया था, हरारत दी थी, तब क्या हुआ था? तब ये हुआ था कि फिर जो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम टेम्परेचर देते हैं, उसे हरारत देते हैं, हमने क्या किया था कि हमने उसको कंटेनर को ऊपर लेड से कवर किया था। ठीक है, हमने उसको लेड से कवर कर लिया था, ढक्कन दे दिया था। तब क्या हुआ था कि अगर हम ढक्कन ना देते यानी कि लेड से कवर ना करते, वो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था एवेपोरेशन के अंदर। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब क्या किया कि हमने उसको लेड से कवर कर लिया। अब जैसे ही टेम्परेचर अब नीचे से दे रहे हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर नीचे से मिल रहा है, अब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके दरमियान जो फोर्सेज होंगी, ठीक है, इंटर मालिकुलर फोर्सेज, वो अगर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो वीक हो जाएंगी। इंटर मालिकुलर फोर्सेज जब वीक होंगी तो ये अपनी ये जो जगह है यहाँ से मूवमेंट करेंगे। ठीक है, रैंडम यानी कि मोशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और वो जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये यानी कि यहाँ पे अगर मौजूद है ये आहिस्ते से यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ से निकलेंगे तो ये ऊपर लिक्विड की सरफेस पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब अगर इनकी जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, जो यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने की वो स्ट्रांग होंगी तो ये बाहर से निकल जाते हैं। अब ऊपर जाते हैं, हमने इसको लेड से कवर किया हुआ। ठीक है, अब अगर यह ये कवर ना होता तो ऑब्वियसली इनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता, ये एवापोरेट हो जाते। ठीक है, एवापोरेशन तब होती, लेकिन हमने इसके ऊपर लेट दिया है तो ये यहाँ पे आके मालिक्यूल्स जमा होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट में क्या होता है कि मालिक्यूल्स का यानी कि मालिक्यूल्स जो होते हैं वेपर्स में कन्वर्ट होने की का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई रेट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है जब उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर निकलने का तो वो यहाँ पे जमा होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जो हमारे पास वेपर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, हम उसे इस तरह से क्या देखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक और हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब उनके दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस भी मौजूद हैं। फोर्सेस क्या है हमने पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रांग होती हैं, क्यों? क्योंकि स्पेस इनके दरमियान कम होती है। अब फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो अब क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि हम इन्हें नीचे से टेम्परेचर देते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हम इसे नीचे से टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर जब देंगे तो क्या होगा कि मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो जिन मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ की एवरेज होगी, ठीक है, दरमियानी होगी, तो मॉडरेट होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। अब जिन मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ये मालिक्यूल्स आपस में इंटर मालिक्यूलर यानी कि एक दूसरे से इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं। अब जिसका रिजल्ट ये होगा कि एवापोरेशन की जो रेट होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यानी कि ये कह सकते हैं कि एवापोरेशन का रेट, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा उसका रेट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ये इस हद तक पहुंच जाता है। अगर हम देखें कि बाहर हमारे पास कौन सा प्रेशर है, ये वाला जो बाहर वाला प्रेशर है इसे हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इसे हम कौन से प्रेशर का नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अभी क्या है, ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, इन मालिक्यूल्स के ऊपर, इसी वजह से ये अभी आहिस्ता ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जब वो प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी कि एक डायनामिक कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर
यानी कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, इसीलिए हम यानी कि लिक्विड क्या है, अब बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे ये होगा कि इस लिक्विड का, ठीक है, ये जो वेपर्स थे, इनका जो हम वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो अगर डोमिनेट कर जाता है, बढ़ जाता है, तो तब क्या होगा कि ये आहिस्ते आहिस्ते फिर एवोपरेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी यानी कि ये जो लिक्विड की ये सरफेस थी, ठीक है, इसको लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल हो जाए, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या देख करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम डिस्कस करते हैं उसके डिफरेंट फैक्टर्स, जो हमारे पास उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। अब फैक्टर्स में अगर हम देखें कि फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, वही अगेन कि नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर अगर हम देखें कि जो पोलर लिक्विड होते हैं, ठीक है, उनको वेपर्स में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है। जो हमारे पास कौन से होते हैं, पोलर लिक्विड। अब पोलर लिक्विड है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे पोल्स बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगी तो ऑब्वियसली उनको हम ये कह सकते हैं कि हम इजीली हम वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे पास पोलर लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स नॉन पोलर लिक्विड से ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। आपको ये नेचर ऑफ लिक्विड समझ आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर हम देखें कि जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट हैं उस उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं किसी भी लिक्विड के, ठीक है, तो उन क्या होगा कि उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनके वेपर प्रेशर पर वेपर क्योंकि उनके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब क्या होगा कि उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, डायनामिक कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। अब थर्ड फैक्टर हमारे पास कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर का, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो डिपेंड करता है जो आउटर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ऊपर। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं कि उसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह उसका उलट भी हो सकता है। अब जैसे प्रेशर कुकर है, ठीक है, प्रेशर कुकर भी इसी असूल पे, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।